हिंदुस्तान के अंदर इस समय जितनी दिक्कतें जनता को महसूस हो रही हैं, जब पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हो, लोग आ रहे हो और लोगों को समझ आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार ध्यान भटका के तुरंत पाकिस्तान पे ले जाती है। आप भी की ऐसे केसेट तो नहीं है? बिहार का इलेक्शन था, 2 आतंकी हमले हुए, पहलगाम में हुआ और दूसरा लाल किले के पास हुआ। कोई आतंकी घटना जो होती है उसके बाद में उससे पॉलिटिकली उसका फायदा उठाने का काम नरेंद्र मोदी और बीजेपी करते हैं, आरएसएस करते हैं। कॉकरोच जनता पार्टी कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं, ये आरएसएस बीजेपी का ही क्रिएटेड एक गेम प्लान का हिस्सा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं हैदर हयात खान। 2-3 बड़ी अहम खबरें हैं जिनको आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। एक तो हम सिप्री की एक रिपोर्ट देख रहे हैं, स्टॉकहोम पीस इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की, जो कहती है कि भारत ने गुज़िश्ता साल की निस्बत इस साल अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तादाद में इजाफा किया। फिर एक पॉलिसी का जो शिफ्ट है कि भारत अब पीस टाइम में भी अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है वो डिप्लॉय रखेगा। और अब भारतीय मीडिया इस रिपोर्ट के आने के बाद ये कह रहा है कि 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स भारत ने डिप्लॉय कर दिए हैं। इस शिफ्ट का मकसद क्या है, प्रोग्राम इस पर गुफ्तगू करेंगे। फिर बात करेंगे आजाद कश्मीर में जो कालेदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी मुजाहरे कर रही है, उसमें भी भारतीय हाथ मुलव्वस होने के हवाले से शवाहिद जो है वो सामने आ रहे हैं। और बहुत से लोग जो भारतीय मीडिया पर बैठकर जब गुफ्तगू करते हैं तो ये पता लगता है कि वो भारतीय पीएमओ की जबान बोल रहे हैं, वो ओपनली ये बात कर रहे हैं कि इंडिया इसके पीछे है। इसका मकसद क्या है बुनियादी तौर पर, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर में बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी की, जो अब इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भारत के अंदर मोदी हुकूमत के लिए इस वक्त शदीद दर्द सर बनी हुई है। इन तमाम चीजों पर गुफ्तगू करने के लिए मुझे भारत से वीडियो लिंक पे ज्वाइन किया है अजय शुक्ला साहब ने। सीनियर भारतीय सहाफी हैं, फॉर्मर एडिटर हैं इंडिया न्यूज के, इस वक्त एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल इंडिया के साथ। अजय भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं? मैं अच्छा हूं। अजय भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये जो सिप्री की रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि भारत ने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स की तादाद में इजाफा किया है, और अब एक शिफ्ट, जो पॉलिसी का शिफ्ट है वो ये है कि भारत पीस टाइम में भी न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय रखेगा। भारतीय मीडिया अब कह रहे हैं कि 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स डिप्लॉय कर दिए हैं, एंड दैट इज अ क्लियर मैसेज टू पाकिस्तान। अब बुनियादी तौर पर यह मैसेज पाकिस्तान के लिए है, या एक मर्तबा फिर लोगों को इस तरफ लेकर आने के लिए कि बहस भारत के इश्यूज पर ना हो, इंडिया पाकिस्तान जंग यही कुछ डिस्कस होता रहा है, इसलिए मोदी हुकूमत की सब कुछ कर रही है? देखिए, आपके सवाल में ही जवाब भी छिपा है। निश्चित रूप से कहीं पर भी न्यूक्लियर और इसकी कोई मतलब जिसे कहेंगे, कोई ना तो जरूरत महसूस हो रही है और ना ही वो हालात। और ये हालात दोनों तरफ से नहीं है, ना हिंदुस्तान की तरफ से ना पाकिस्तान की तरफ से। ये बेसिकली जो हिंदुस्तान के अंदर इस समय जितनी दिक्कतें जनता को महसूस हो रही हैं और आवाम जिन चीजों को फेस कर रहा है लगातार, चाहे महंगाई हो, महंगाई बिल्कुल 3 महीने में डबल हो गई है। इसी तरीके से और तमाम सारी चीजें, जिस भी सब्जेक्ट पे बात करेंगे, एजुकेशन तो बर्बाद है, दूसरी और चीजें बर्बाद है, पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है। और जब सिस्टम कोलैप्स कर गया, कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में सड़क पर लड़ रही है। और जिस तरह से कांग्रेस का एनएसयूआई, जो इनका नेशनल स्टूडेंट जो यूनियन है, और इसके अलावा जो इनका यूथ कांग्रेस है, वो देश का एक भी राज्य नहीं छोड़ रहे हैं। कल की ही बात करें तो कल पूरे देश में 60 जगह उन्होंने प्रोटेस्ट किए, और 60 प्रोटेस्ट इतने बड़े बड़े हैं। खुद उसके जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं वो कल खुद राजस्थान में कर रहे थे, और रोज वो किसी न किसी राज्य में होते हैं, अलग अलग राज्य में होते हैं। जैसे उसके पहले वो उत्तराखंड में थे, उसके पहले वो हरियाणा में थे, उसके कर्नाटक में थे। तो इस तरह से सब चल रहा है। जब पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हो, लोग आ रहे हो और लोगों को समझ आ रहा हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार ध्यान भटका के तुरंत पाकिस्तान पे ले जाती है। तो ये पूरा किस्सा उसी का पार्ट है कि आप
इन पे बात मत कीजिए, आप हिंदुस्तान पाकिस्तान पे बात कीजिए, आप इस पे बात कीजिए, आप हिंदुस्तान की आर्मी पावर पे बात कीजिए, इस पे कीजिए कि बड़ा बढ़ गया। तो इन सब चीजों से बेसिकली भटकाने का है और उसके लिए ये सब हो रहा है जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा अजय भाई, मुझे ये भी बताइएगा, हमने काफी मर्तबा आपके साथ इसको डिस्कस भी किया है कि भारतीय हुकूमत जब इस तरह की क्राइसिस को फेस करती है जिसमें उनको लगता है कि अब पब्लिक रिएक्ट करेगी, तो वो फौरी तौर पर, जिस तरह अभी पहले सवाल के जवाब में आपने कहा, कि वो ऐसे हालात पैदा करती है कि जिससे गुफ्तगू की तवज्जो हट जाए और लोग एक्चुअल मुद्दों को छोड़कर उस तरफ चले जाएं। दो बातें डिस्कस हो रही हैं, एक तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस की, वो मैं आगे चल के डिस्कस करता हूं। अभी आजाद कश्मीर में इस वक्त जो मुजाहरे हो रहे हैं, कलदम जॉइंट एक्शन कमेटी जो प्रोटेस्ट कर रही है, उसमें भी भारतीय हाथ मुलव्वस होने की जो शवाहिद हैं वो सामने आ रहे हैं। हम भारतीय मीडिया पर कुछ लोगों की जो गुफ्तगू सुन रहे हैं, वो तो क्लियरली इंडिकेट कर रही है, वो कह रहे हैं हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये वक्त है कि भारत एक मतलब फिर गुज़श्ता साल की जंग का बदला ले पाकिस्तान से। तो आपके ख्याल में वजह क्या है, क्यों भारत आजाद कश्मीर के अंदर इस तरह के हालात पैदा कर रहे? यही वजह है कि लोगों का ध्यान जो है वो भटकाया जाए एक मरतबा फिर, या जंग को के माहौल को है वो बनाया जाए? हिंदुस्तान में जो मायने रखता है वो ये होता है कि आप देखिए, बिहार का इलेक्शन था, उस इलेक्शन के पहले दो आतंकी हमले हुए। एक जो हुआ वो पहलगाम में हुआ और दूसरा लाल किले के पास हुआ। और उसके बाद फिर उसको कैसे पॉलिटिकली मोटिवेट किया गया, कैसे उसका पूरा एक रोल डिफाइन किया गया, और उससे होते होते यह स्थिति हुई कि बिहार चुनाव में सारा किया गया। इसका उदाहरण मौजूद है कि पहलगाम में घटना होती है और घटना के बाद प्रधानमंत्री कहते हैं हम वहां से इमीडिएट वापस आ गए, चूंकि हम सऊदी के दौरे पे थे, यूएई के, वहां से वापस आ गए और वापस आके वो देश में उसकी सुरक्षा को लेके मीटिंग में शामिल नहीं है। वो चले जाते हैं बिहार में रैली करने, वो उड़ीसा में रैली करने चले जाते हैं, वो जो है पहुंच जाते हैं गुजरात में, वहां रोड शो करने लगते हैं। यानी आपको कहीं पर भी इस बात की फिक्र नहीं है। तो पहली बात ये, उससे इन्हें फायदा मिलता है कि यदि कोई आतंकी घटना कौन कराता है भगवान जाने, लेकिन जो होती है उसके बाद में उससे पॉलिटिकली उसका फायदा उठाने का काम नरेंद्र मोदी और बीजेपी करते हैं, आरएसएस करते हैं। एक चीज इसी बिल्कुल ठीक। तरह से आपको याद होगा 2019 का जब चुनाव चल रहा था और उस चुनाव के जस्ट पहले लग रहा था कि ये चुनाव इस बार बहुत बुरी तरीके से खराब है इनकी हालत, तो पुलवामा हो इमीडिएट, गया था। हाँ पुलवामा हो गया था। तो ये इनको इससे फायदा होता है। यदि पीओके की बात आए तो पीओके से इनको कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं होता है, इसलिए मैं उसमें कोई बहुत बड़ी भूमिका कितनी हो सकता है, हो सकता है ना हो, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूं। बिल्कुल ठीक हो गया। ले, अच्छा, मुझे लेकिन मुझे ये जो आपने आपने बताया कि जो सीरीज ऑफ इवेंट्स है वो इंडिकेट करती है कि जिस वक्त भी इलेक्शंस हो और इलेक्शंस में बीजेपी को लगे कि चूंकि इन्होंने पब्लिक के लिए कुछ नहीं किया, अवाम के हालात को बेहतर नहीं किया, तो वो फिर इस तरीके से कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं। जिस तरह आपने पहलगाम का भी एक मरतबा जिक्र किया था कि वहां पर अमित शाह का बेटा कोई जमीन भी परचेज करना चाहता था और फिर जो सऊदी अरब का दौरा था, वहां से वापस आने के बाद मोदी पहलगाम नहीं गए, वो जाकर एड्रेस करते हैं बिहार में जो है वो रैली को। सिमिलरली 2019 में जो पुलवामा का फॉल्स फ्लैग था, बाद में तो सत्यपाल मलिक ने खुद कहा कि मोदी ने ये करवाया। अभी मुझे ये बताइएगा, एक मरतबा फिर पंजाब में और उत्तर प्रदेश में अब अगले साल इलेक्शंस हैं और हमने देखा कि चंद रोज कबल जलंधर में एक बीएसएफ के ऑफिस के सामने धमाका हुआ और उससे पहले भी इंडियन मीडिया जो कुछ खबरें कोट करता रहा जी कि ये इतने लोग पकड़े गए हैं, ये काम हो रहे हैं। मैंने भगवंत मान साहब को सुना, वो कह रहे थे कि ये बीजेपी ने खुद करवाया है धमाका, मोदी ने करवाया है, चूंकि एक मरतबा फिर पाकिस्तान इंडिया सेंटिमेंट को हवा दी जाए और अल्टीमेटली अगले साल इंतखाबात में इसका बीजेपी फायदा ले सके। आप चूंकि पंजाब को तो बहुत क्लोजली मॉनिटर करते हैं, ये सब कुछ बीजेपी फिर इस वजह से करवा रही है, हालात को खराब करवा रही है, ताकि अगले साल जो है वो उनको पंजाब में कोई थोड़ी बहुत पॉलिटिकल स्पेस मिल सके? बिल्कुल, मैं इसको ये मानता हूं कि जो भी अभी इस दौरान होंगे और अभी अब प्लान हो रहे होंगे, ये सीरीज प्लान होगी,
कि यूपी में कहां पे क्या होने से फायदा मिलेगा, पंजाब में क्या मिलेगा और इसको कैसे कैसे क्या करना है। क्योंकि आने वाले वक्त में सिर्फ यही नहीं है, आने वाले वक्त में यूपी में भी है, पंजाब में भी है, गुजरात में भी है, गोवा में भी है, उत्तराखंड में भी है। तो ये सारे इलाके इन चीजों से बड़ा प्रभावित होते हैं। तो ये वार हेड की बात, तो ये सारी बातें ये उस चुनाव के मद्देनजर होंगी। यानी आपको क्योंकि फॉल्स आने फ्लैग वाले वक्त, ऑपरेशंस भी दिखाई दे रहे हैं भारतीय हुकूमत और फौज के मिली भगत के साथ, जिससे बीजेपी के वोट बैंक में इजाफा हो सके। हाँ बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं, ये असल में इसी जो है उसके मकसद से होगा जो भी कुछ होगा, और इनका मकसद वहीं आके टिक रहा है। और दूसरा है कि हिंदुस्तान के अंदर इस समय बहुत ज्यादा विरोध हो रहा है, तो उस विरोध को कैसे वो किया जाए, न्यूट्रलाइज किया जाए। तो ध्यान दूसरी तरफ जाए कि अरे पाकिस्तान ये कर रहा है और कांग्रेस देखिए इस पर विरोध कर रही है, इस समय एक होके खड़ा होना चाहिए, कंट्री की बात है। तो ये बेसिकली राष्ट्रवाद का जो वो है, खेल खेल करके और उस आधार पर ये पूरे को मैनिपुलेट करना चाहते हैं और बदलना चाहते हैं। ये बेसिकली उस गेम का हिस्सा है। अच्छा, जी। मुझे ये भी बताइएगा, जब भी कॉकरोच जनता पार्टी हम देखते हैं कि भारतीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जो रिमार्क्स पास करते हैं नौजवानों से मुतल्लिक, उसके बाद नौजवान उठते हैं और भारतीय हुकूमत के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करते हैं, और जिस तेजी से उसकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बढ़ रहा है, फिर इल्जाम बड़ा आसान है ना, मोदी हुकूमत में हर चीज का ब्लेम पाकिस्तान पर डाल दो। उन्होंने कहा ये आईएसआई के एजेंट्स हैं, ये पाकिस्तानी है, एनालिटिक्स सामने आए, उनका 94% इस लोग इसको फॉलो करने वाले इस वक्त इंडिया में मौजूद हैं, और पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है वो 1% से भी कम तबका है जो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये आप समझते हैं कि सीरियस थ्रेट है, और नौजवानों का इस बड़ी तादाद में इतने कम वक्त में मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज बुलंद करना, क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि भारत में अब ये अप्रोच डेवलप हो गई है कि ये शख्स इस काबिल नहीं है कि ये 1.5 अरब लोगों के मुस्तकबिल का कोई फैसला कर सके, क्योंकि ये इसके दिमाग में इतनी कोई फहम और फरासत नहीं है कि ये कोई बेहतर फैसले ले सके। मैं देखिए सबसे बड़ी बात आपको ये कहूंगा कि जो मौजूदा हालात हैं, जो सारी चीजें हैं, कॉकरोच जनता पार्टी कोई बीजेपी के खिलाफ नहीं है। ये आरएसएस बीजेपी का ही क्रिएटेड एक गेम प्लान का हिस्सा है। क्यों? अच्छा। क्योंकि असल में ये जो लड़ाई कांग्रेस, एनएसयूआई और क्या कहते हैं यूथ कांग्रेस, ये सब लड़ रहे हैं, उस पूरी लड़ाई को डिरेल करने का एक खेल। इसमें जो ये फाउंडर है, उसके फादर कौन है? उसके फादर आरएसएस में जाने वाले व्यक्ति हैं। ठीक है, वो जो है वो खुद अन्ना आंदोलन का हिस्सा रहा है। और अन्ना आंदोलन किसका था? वो आरएसएस का था। उसी से ही अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी निकली, उसी से निकले। आम आदमी पार्टी ने किया क्या? जिस दिल्ली से कांग्रेस की सरकार नहीं बीजेपी उखाड़ पा रही थी, इन्होंने दिल्ली से कांग्रेस की सरकार उखड़वाई और तत्कालीन शीला दीक्षित की सरकार को बदनाम किया और सब कुछ किया। उन्होंने भूमिका अदा की मिल करके इस तरह से कि बदनाम हो और मोदी की सरकार बने। तो मोदी की सरकार बनवाने में इन्होंने भूमिका अदा की, और इस तरह से जो कि उसका नतीजा है कि ये पूरा आंदोलन खड़ा किया गया, ये ड्रामा खड़ा किया गया। ये बेसिकली बीजेपी का एक ड्रामा है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। यही वजह है कि इसको समर्थन नहीं मिला। आप ये सोचिए कि इस पूरे आंदोलन में हालत ये थी, इतना बड़ा डिजिटल पर आंदोलन दिखाया गया, और आए कितने लोग? टोटल वहां जो लोग थे, नंबर थे, वो 1000 से कम थे, और उनमें भी आधे से ज्यादा तो मीडिया था। तो अब आप समझ सकते हैं कि यह स्थिति है। फिर कितना फैसिलिटेट किया गया कांग्रेस को, एनएसयूआई को, किसान मोर्चा को, इन सब को प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन नहीं मिलती है। उसको एयरपोर्ट पे परमिशन लेके बीजेपी की गवर्नमेंट पहुंच जाती है, उसको अपनी गाड़ी से डीसी ले करके आता है और वहां तक छोड़ता है।
अब आप सोचिए, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, उसको इस तरह से जैसे कोई बहुत बड़ा नेता आ गया हो जिसका कोई अपना खुद का आधार ही नहीं है, पुराना कोई क्रेडिबिलिटी नहीं थी, बावजूद इसके ये हालत है। तो जिसके में और जो लोग आए वो कौन थे? वो कहीं पर भी चंद लोगों को छोड़ के ज्यादातर तो लोग वही थे जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं या जो बीजेपी से जुड़े हैं। तो पूरे गेम को समझिए, जेएनयू की जो प्रेसिडेंट है लड़की, उसके नेतृत्व में जेएनयू के कुछ बच्चे आ गए, इसके अलावा तो कोई नहीं आया। ये अपने आप में है कि ये बीजेपी इसलिए कर रही थी क्योंकि असल में कांग्रेस जो है पूरे देश में जो सड़क पर लड़ रही है उसे डिरेल कर दिया जाए, उसे बांट दिया जाए। बिल्कुल ठीक। ये बेसिकली आरएसएस का, काकरोच जनता पार्टी आरएसएस बीजेपी की ही एक मलेशिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है, नथिंग। बिल्कुल ठीक। आखिर में मुझे मुख्तसरन ये बताइएगा, अभी पिछले दिनों मैंने बीजेपी के एक मिनिस्टर की स्टेटमेंट सुनी जब वो मोदी की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे, राहुल गांधी। तो उन्होंने कहा जी कि राहुल गांधी जो है ये आईएसआई का एजेंट है भारत के अंदर। तो ये क्या हरकत है कि हर चीज का इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाए या पाकिस्तान के साथ लिंक कर दिया जाए हर उस शख्स को। मतलब प्रवीण सानी साहब अगर भारत की डिफेंस पॉलिसी को क्रिटिसाइज करते हैं तो उनको चाइना और पाकिस्तान का एजेंट कहा जाता है। अगर राहुल गांधी लोकसभा के अंदर खड़े होकर कहते हैं कि कांग्रेस ने पाकिस्तान और चाइना ये दो अलग जो है वो रखे हुए थे सिलसिले भारतीय हुकूमत के लिए, और बीजेपी ने इनको क्लब करके भारत की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है, तो अब जो राहुल गांधी है ये भी आईएसआई के एजेंट है। आप भी कि आईएसआई के एजेंट तो नहीं है? मैं वही बताता हूं। एक 17 साल के लड़के ने जो सीबीएसई का पेपर का जो घोटाला हुआ है, ओएसएम का घोटाला हुआ है, उसका खुलासा किया। 17 साल का बच्चा है। जी मैंने देखा वो सारा मामला। अब उसको पाकिस्तानी बताने लग गए, उसको सीआईए एजेंट बताने लग गए, उसको डीप स्टेट बताने लग गए, उसको जाने क्या क्या बताने लग गए। अब आप इससे ज्यादा कल्पना कीजिए कि इनका स्तर क्या है। जब जवाब नहीं है तो इस तरह की बातें करने लगेंगे। अब मैं तो ये कहता हूं 12 साल से इस देश के अंदर सरकार किसकी है? बीजेपी की है, 13वां साल चल रहा है। अब बताइए, यदि राहुल गांधी सीआईए एजेंट है, राहुल गांधी डीप स्टेट है, राहुल गांधी आईएसआई के एजेंट है, राहुल गांधी चाइना के एजेंट है, तो साहब ये सरकार इतनी निकम्मी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर पाई, एक सबूत नहीं रख पाई, एक एफआईआर इस बात की नहीं दर्ज कर पाई। यानी अब आप इससे समझ सकते हैं कि यदि सरकार के पास कुछ भी गलत होता तो राहुल गांधी बचते क्या? जब उनके खिलाफ 36 मुकदमे झूठे आधार पे हो जाते हैं तो इस पे नहीं होते, ये तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये अपने आप में सबूत है कि कौन क्या है। जी बिल्कुल। आखिर में मुझे ये भी बताइएगा अजय भाई, हमने अभी देखा कि गुज़श्ता 3 दिनों में हॉर्मुज में 2 भारतीय शिप्स को टारगेट किया गया है अमेरिका की जानिब से, और हमने भारतीय वजारत खारजा की जानिब से बिल्कुल खामोशी देखी। पहली मरतबा जब शिप को, भारतीय शिप को टारगेट किया गया, और फिर यूएस, अमेरिका इसको टारगेट कर रहा है, भारत बिल्कुल खामोश रहा। वैसे तो मोदी दावा करता है कि 56 इंच की छाती है, तो वो 56 इंच की छाती डोनाल्ड ट्रंप के सामने किधर वो 16 इंच की छाती बन जाती है, बल्कि छाती क्या वो सीमी बन जाती है छोटी सारी। क्यों ये इतना खौफ है मोदी को डोनाल्ड ट्रंप का? और अभी भी अमेरिकन एम्बेसडर को जब इन्होंने डिमाश किया है, जो दूसरा ये अटैक हुआ है, उस वक्त जब सर्जियो बोर्ज है वो उस वक्त मौजूद ही नहीं है भारत में। हैदर भाई, आप एक याद करिए, पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी ने एक स्पीच दी थी और उस स्पीच में उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी को मैं चैलेंज करता हूं कि संसद के भीतर आए और एक बार डोनाल्ड ट्रंप को का नाम लेके बोले कि वो झूठ बोल रहा है। ये एक जिस बार। वक्त ऑपरेशन सिंदूर भारत ने किया, और जी उसके बाद जो पहला लोकसभा सेशन था उसमें राहुल जी गांधी की तकरीर के बाद मोदी की तकरीर थी, और उस तकरीर के अंदर राहुल गांधी ने यह कहा था कि आप जी। एक मर्तबा आके कहें।
आप एक बार बोल दें और आप एक बार बोल दें चाइना का नाम ले दें। राहुल गांधी ने कहा था न ये चाइना का नाम ले सकता है न ये ट्रंप का नाम ले सकता है, ये इजराइल का भी नाम नहीं ले सकता है, और उन्होंने चैलेंज किया था। और आज तक नरेंद्र मोदी यह दम नहीं दिखा पाए, तभी राहुल गांधी ने कहा था सरेंडर मोदी। तो नरेंद्र मोदी को ट्रंप का नाम सुनते, इजराइल का नाम सुनते, चाइना का नाम सुनते हवा निकल जाती है। यह सच है और इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। इसीलिए आज तक चाहे कुछ भी ट्रंप ने इवन गाली के वर्ड यूज किए, बावजूद इसके हिंदुस्तान को कोई शख्स गाली दे रहा है और इसके बाद भारत का प्रधानमंत्री एक शब्द, मुझे गाली देनी है कितनी भी दे लीजिए। राहुल गांधी ने कहा भी कि मुझे जो कहना है कह लीजिए, लेकिन देश के लिए तो सम्मान के लिए बोलिए। नहीं बोल सकते, हिम्मत नहीं है, यह सच है। तो इतना, इसीलिए उन्हें कायर प्रधानमंत्री के तौर पे देखा जाता है। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अजय भाई, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, भारत से अजय शुक्ला साहब मेरे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू की आपने सुनी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।